देखो चैप्टर है स्ट्रेट लाइंस एंड एक्सरसाइज 10.3 फर्स्ट क्वेश्चन है रिड्यूस इन स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। इसे स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में रिड्यूस करना है। स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म कौन सी होती है? y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। इन इक्वेशंस को इस फॉर्म में रिड्यूस करना है और आपको इनका स्लोप भी निकालना है और y इंटरसेप्ट भी निकालना है। ठीक है, अब देखो स्लोप यहाँ पर क्या आ जाएगा m और c क्या होगा y इंटरसेप्ट। तो पहले हम इन इक्वेशंस को इस फॉर्म में लिख लेते हैं। तो क्या इक्वेशन है x प्लस सेवन वाई इज इक्वल टू जीरो, सेवन वाई इज इक्वल टू माइनस एक्स और y क्या आ जाएगा माइनस वन बाई सेवन एक्स, ये वहां जाके डिवाइड। ठीक है, साथ में जीरो लिख लूं। ठीक है, कुछ भी नहीं आगे तो सी की जगह मैंने क्या लिख लिया जीरो। अगर आप इसको कंपेयर करेंगे स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म के साथ तो m की वैल्यू क्या आ रही है माइनस वन अपॉन सेवन। ठीक है, और c की वैल्यू क्या आ रही है जीरो, यानी कि स्लोप क्या आ जाएगा माइनस वन अपॉन सेवन एंड y इंटरसेप्ट इज जीरो। आया समझ में? ठीक है, आ जाओ इस क्वेश्चन को करते हैं। तो यहाँ देखो थ्री वाई इज इक्वल टू क्या आ जाएगा माइनस सिक्स एक्स, वहां जाके फाइव पॉजिटिव और y की वैल्यू क्या आ जाएगी माइनस सिक्स एक्स अपॉन थ्री प्लस फाइव अपॉन थ्री। ठीक है, थ्री टू जा सिक्स, यानी कि y क्या आ गया माइनस टू एक्स प्लस फाइव अपॉन थ्री, यही आया। ठीक है, इसको कंपेयर करेंगे हम y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म के साथ, तभी स्लोप और इंटरसेप्ट निकलेंगे। m की वैल्यू क्या आ जाएगी माइनस टू और c की वैल्यू फाइव अपॉन थ्री। ठीक है, स्लोप माइनस टू एंड y इंटरसेप्ट इज फाइव अपॉन थ्री। ओके, नाउ इसकी बात करते हैं। अब यार यहाँ तो y ही है। ठीक है, तो इसे हम कंपेयर करेंगे किसके साथ? y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी के साथ। y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी के साथ कंपेयर करना है। तो मैं पहले इस इक्वेशन को इस फॉर्म में लिखता हूँ, y इज इक्वल टू जीरो एक्स लिख लूँ, जीरो एक्स का मतलब जीरो प्लस जीरो लिख लूँ। ठीक है, जीरो टू एक्स जीरो एंड जीरो प्लस जीरो इज जीरो, यानी कि y इज इक्वल टू जीरो, ये दोनों एक ही बात है। ठीक है, ये मैंने इसलिए लिखा क्योंकि हमें यहाँ पर कंपेयर करना है। ठीक है, जहां से इजिली आपका स्लोप और y इंटरसेप्ट निकल जाएगा। तो कंपेयर करोगे तो m की वैल्यू क्या आ रही है जीरो एंड c की वैल्यू क्या आ रही है जीरो, यानी कि स्लोप इज जीरो एंड y इंटरसेप्ट इज जीरो। आया समझ में? ठीक है, तो ये था क्वेश्चन नंबर वन। ओके, देखो सेकंड क्वेश्चन आपके पास बोलते हैं रिड्यूस इन इंटरसेप्ट फॉर्म। आपने इंटरसेप्ट फॉर्म में रिड्यूस करना है। ठीक है, और उनके इंटरसेप्ट्स निकालने हैं एक्सिस पर, यानी कि वो बोल रहे हैं कि ये जो लाइन है ये एक्स एक्सिस को कहाँ पर काटेगी और वाई एक्सिस को कहाँ पर काटेगी, यानी कि एक्स इंटरसेप्ट और वाई इंटरसेप्ट निकालने हैं। ठीक है, देखो मैंने यहाँ पर फर्स्ट और थर्ड क्वेश्चन कर रहा हूँ, सेकंड क्वेश्चन मैंने आपके लिए छोड़ दिया, सेकंड पार्ट इसका। ठीक है, वो आप खुद करोगे। तो देखो इंटरसेप्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना है तो हमें पता होना चाहिए इंटरसेप्ट फॉर्म होती है क्या। पहले तो क्या होती है इंटरसेप्ट फॉर्म? एक्स अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी इज इक्वल टू वन, वेर ए एंड बी आर द इंटरसेप्ट्स ऑन एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। ठीक है, तो पहले तो आपने इस इक्वेशन को इस फॉर्म में कन्वर्ट करना है। ठीक है, तो आ जाओ सबसे पहले राइट हैंड साइड पर वन बनाएंगे। तो हमें क्या करना पड़ेगा? क्या इक्वेशन थ्री एक्स प्लस टू वाई माइनस ट्वेल्व इज इक्वल टू जीरो। सबसे पहले ट्वेल्व को वहां ले जाओ, क्या जाएगा थ्री एक्स प्लस टू वाई इज इक्वल टू ट्वेल्व। ठीक है, ऐसा तो वन बनेगा नहीं इसमें। ठीक है, वन बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ट्वेल्व वहां ले जाएंगे, फिर हम ट्वेल्व से डिवाइड कर देंगे। नाउ डिवाइडिंग बाय ट्वेल्व ऑन बोथ साइड्स। ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा इक्वेशन में। यहां आ गया वन, ये क्या आ गया थ्री एक्स अपॉन ट्वेल्व प्लस टू वाई अपॉन ट्वेल्व इज इक्वल टू वन। थ्री फोर ज़ा ट्वेल्व एंड टू सिक्स ज़ा ट्वेल्व। x अपॉन फोर प्लस वाई अपॉन सिक्स इज इक्वल टू वन। अब आप इन दोनों इक्वेशंस को कंपेयर करो। ठीक है, अगर आप इन दोनों इक्वेशंस को कंपेयर कर रहे हो, ठीक है, तो देखो a इज इक्वल टू क्या लिखोगे, कंपेयरिंग इक्वेशन वन एंड टू। ठीक है, कंपेयरिंग, ठीक है, इक्वेशन वन एंड टू। ठीक है, ए की वैल्यू आ रही है मेरे पास फोर और बी की वैल्यू क्या आ रही है मेरे पास सिक्स। ठीक है, ए की वैल्यू फोर एंड बी की वैल्यू सिक्स। इसका मतलब है
ये जो 4 है ये एक्स इंटरसेप्ट, ए क्या था एक्स इंटरसेप्ट और बी क्या था वाई इंटरसेप्ट। तो एक्स इंटरसेप्ट कितना जाएगा 4 एंड वाई इंटरसेप्ट इज 6। ये चीज आई समझ में, ठीक है। आ जाओ नेक्स्ट इस क्वेश्चन को करते हैं। तो इस क्वेश्चन को भी हमें इस फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा पहले तो, ठीक है, करना पड़ेगा। देखो कैसे करेंगे। देखो सबसे पहले तो यहां देखो 2 को वहां ले जाओ, 3y इज इक्वल टू -2 हो गया, ठीक है। और y की वैल्यू क्या आ गई मेरे पास -2/3, ठीक है। अब देखो यहां पर आपके पास x है ही नहीं, ठीक है। इसका मतलब आपके पास x इंटरसेप्ट होगा ही नहीं, ओनली y इंटरसेप्ट होगा, ठीक है। तो मेरे पास क्या आ जाएगा y इंटरसेप्ट इज इक्वल टू -2/3, ठीक है। ओके ये चीज समझ में आई, क्योंकि देखो यहां पर कुछ भी ऐसा नहीं बन रहा है x अपॉन समथिंग नहीं बन रहा है, ठीक है। या x की टर्म आ ही नहीं रही है, इसका मतलब ये लाइन x एक्सिस को क्या करेगी कट ही नहीं करेगी, ठीक है। तो मेरे पास क्या आएगा ओनली y इंटरसेप्ट, ठीक है, यानी कि ये चीज, ओके ठीक है। तो y इंटरसेप्ट कितना आ गया मेरे पास -2/3, ठीक है। क्योंकि देखो ना मेरे पास इक्वेशन क्या थी, ऐसे होती है जनरल इक्वेशन, ठीक है। ओके अगर मैंने आपको पहले भी बताया था प्रीवियस वीडियो में b की वैल्यू 0 ली थी, तो मेरे पास ax प्लस सी इज इक्वल टू 0, यानी कि x की वैल्यू आ गई थी -c/a। तो ये था x इंटरसेप्ट, क्योंकि यहाँ y है ही नहीं, ठीक है। अगर मेरे पास यहाँ पर a 0 हो जाए तो ये y टर्म 0 होगी, तो मेरे पास क्या बचा ओनली by प्लस सी इज इक्वल टू 0। तो y क्या गया -c/b, यानी कि y इंटरसेप्ट आ गया, और x इंटरसेप्ट यहाँ पर है ही नहीं, ठीक है। आया समझ में ये। आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 3 फर्स्ट पार्ट है, ठीक है। पहले तो क्वेश्चन नंबर 3 में बोलते हैं ये जो आपके पास जनरल इक्वेशन दी है इससे आपने नॉर्मल फॉर्म में रिड्यूस करना है, ठीक है। उसके बाद आपने इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस बताना है फ्रॉम द ओरिजिन, ठीक है। नॉर्मल फॉर्म क्या थी मेरे पास x cos ओमेगा प्लस y sin ओमेगा इज इक्वल टू p। इसको इस फॉर्म में पहले तो रिड्यूस करना है, उसके बाद आपने बताना है कि परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन। तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऐसे था ना ये, ठीक है। ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन ये होता था हमारे पास OA, इसे हम P बोलते हैं। तो आपको क्या निकालना है, एक तो P निकालना है और दूसरा क्या निकालना है एंगल बिटवीन द परपेंडिकुलर एंड द पॉजिटिव एक्स एक्सिस, यानी कि ये एंगल ये क्या होता था ओमेगा। तो आपको P और ओमेगा भी निकालना है, ये चीज समझ में आ गई, ठीक है। देखो क्या इक्वेशन है मेरे पास x -√3y प्लस 8 इज इक्वल टू 0। किसके साथ कंपेयर करेंगे इसे हम ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0 के साथ, ठीक है। इसके साथ कंपेयर करेंगे, ठीक है। देखो मैंने आपको पहले बताया था अगर हम जनरल इक्वेशन, इस जनरल इक्वेशन को क्या करें, इस जनरल इक्वेशन को अगर हम a² प्लस b² से, ठीक है, डिवाइड कर दें, क्या था मेरे पास ये थी ना, इसके बराबर थी, तो हमने क्या किया था a² प्लस b² एंड a² प्लस b² अंडर रूट से डिवाइड कर दें बोथ साइड पर, तो ये मेरे पास नॉर्मल फॉर्म बन जाती है जनरल इक्वेशन को, ठीक है। तो जनरल इक्वेशन मेरे पास ये है, तो मुझे क्या करना है पहले तो कंपेयर करो, a क्या है यहाँ पर 1 और b क्या है मेरे पास -√3। तो मेरे पास a² प्लस b² का अंडर रूट क्या आ जाएगा इज इक्वल टू 1 प्लस 3 का अंडर रूट विच इज इक्वल टू 2, यानी कि इस इक्वेशन को, ठीक है, इक्वेशन 1 को मुझे 2 से डिवाइड करना पड़ेगा, ठीक है। क्या इक्वेशन है इसे रन दो, फिर लिखता हूँ x -√3y इज इक्वल टू -8, ठीक है। ये चीज समझ में आई। जनरल इक्वेशन क्या थी हमारे पास ax प्लस बी वाई इज इक्वल टू -c, यही थी। अगर मैं दोनों साइड √a² प्लस b² से डिवाइड कर दूं तो वो मेरे पास क्या बन जाती थी नॉर्मल फॉर्म बन जाती थी। तो ये मैंने a² प्लस b² का स्क्वायर रूट निकाल लिया। अब मैं क्या करूंगा दोनों साइड इसे 2 से डिवाइड कर दूंगा तो ये मेरे पास क्या बन जाएगी नॉर्मल फॉर्म बन जाएगी, ये चीज आई समझ में, ठीक है। तो ये देखो क्या गया x/2 -√3/2y इज इक्वल टू -4, ठीक है। अब एक बात ध्यान रखो p हमेशा पॉजिटिव होगा, p क्या होगा पॉजिटिव होगा, ठीक है। तो हमें क्या करना पड़ेगा यहाँ पर
देखो हमें सबसे पहले क्या करना है, यहाँ पर 4 को पॉजिटिव करना है। क्यों? क्योंकि ये जो आएगा कंपेयर करके P परपेंडिकुलर डिस्टेंस आएगा जो हमेशा पॉजिटिव होगा। तो माइनस कॉमन लो, क्या आ जाएगा, माइनस एक्स अपॉन टू, ये माइनस की टर्म हो जाएगी, ये प्लस की हो जाएगी, अंडर 3 अपॉन 2y एंड इट इज इक्वल टू 4, प्लस 4 हो गया। ठीक है ना, इस माइनस से यहाँ मल्टीप्लाई कर दिया, या माइनस से दोनों साइड मल्टीप्लाइंग बाय नेगेटिव साइन ऑन बोथ साइड, ये टर्म नेगेटिव, ये टर्म पॉजिटिव और ये टर्म पॉजिटिव। अब देखो P पॉजिटिव आ गया, ठीक है। अब ठीक है, तो क्या वैल्यू आ रही है, -1/2x प्लस √3 अपॉन 2y इज इक्वल टू 4। ये नॉर्मल फॉर्म आ रही है, ठीक है, नॉर्मल फॉर्म आ चुकी है ये, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, एंगल निकालना है। तो कंपेयर करो इसके साथ, किसके साथ, x cos ओमेगा प्लस y sin ओमेगा इज इक्वल टू p के साथ अगर मैं इसे कंपेयर करूं तो मेरे पास cos ओमेगा की वैल्यू क्या आ रही है, इज इक्वल टू -1/2, साइन ओमेगा की वैल्यू क्या आ रही है मेरे पास, √3/2, और p की वैल्यू क्या आ रही है मेरे पास 4। ये चीज समझ में आ गई। कंपेयर किया, x cos ओमेगा की वैल्यू -1/2, y sin ओमेगा की वैल्यू √3/2 और p की वैल्यू 4। तो आपने ध्यान रखना यहाँ पर p अगर ये नेगेटिव आ रहा है तो हमें ये पॉजिटिव बनाना है। ओके, अगर पॉजिटिव है तो कोई जरूरत नहीं है, अगर नेगेटिव है तो हमें ये पॉजिटिव करना है। तो देखो यहाँ पर मेरे पास, ठीक है, -1/2, ठीक है, इसे क्या लिखूं मैं, माइनस कॉस की वैल्यू, देखो ट्रिग्नोमेट्री में हमने किया हुआ ये क्या वैल्यू आएगी, ठीक है। तो 1/2 कब आएगी कॉस की, 60 पे, 60 डिग्री। अब कॉस नेगेटिव है, ये नेगेटिव हमें यहां से हटाना है। तो कॉस कौन से क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है, सेकंड क्वाड्रेंट में, और सेकंड में क्या होता है 180 माइनस थीटा। तो क्या इसे मैं लिख सकता हूँ कॉस 180 डिग्री माइनस 60 डिग्री लिख सकता हूँ, ठीक है। कॉस 180 माइनस थीटा माइनस कॉस थीटा, ठीक है। तो कितना आ गया, इसे बाद में लिखते हैं, कितना आ गया कॉस 120 डिग्री, यानी कि यहां से ओमेगा मेरे पास 120 डिग्री आ रहा है। अब आई साइन ओमेगा की बात, साइन ओमेगा तो √3/2 होता है, एंड विच इज इक्वल टू साइन 30 डिग्री, नहीं 60 डिग्री, साइन 60 डिग्री। तो यहाँ तो ओमेगा 60 डिग्री आ रहा है, तो ये ओमेगा अलग अलग कैसे हो सकते हैं, नहीं हो सकते ना। तो देखो सेम कैसे करने हैं, ठीक है, साइन 60 आ गया ना, नाउ विच इज इक्वल टू, ये हमने सेकंड क्वाड्रेंट में लिया एंगल, तो साइन को भी हम सेकंड क्वाड्रेंट में ले लेता हूं, ठीक है, एंगल सेम हो जाएगा। सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है, तो इसे मैं साइन 180 डिग्री प्लस -60 डिग्री लिख सकता हूँ। साइन 180 माइनस थीटा सेकंड क्वाड्रेंट में आएगा, और सेकंड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है पॉजिटिव, तो क्या आ जाएगा साइन 60, ठीक है। तो क्या आ गया ये साइन 120 डिग्री, यहां से ओमेगा क्या आ गया 120 डिग्री आ गया सेम, और P की वैल्यू क्या थी मेरे पास 4। ये वैल्यूज लो और यहां पुट कर दो। क्या निकालने को बोला है इन्होंने, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो आप लिख दोगे परपेंडिकुलर डिस्टेंस इज 4। साथ में लिखा था इन्होंने एंगल निकालना है, तो एंगल आ गया, एंगल इज 120 डिग्री, और साथ में लिखा था कि आपने इसे नॉर्मल फॉर्म में लिखना है। तो नॉर्मल फॉर्म क्या जाएगी, मैं बाकी कर दूँ आप, ठीक है। तो नॉर्मल फॉर्म क्या जाएगी इसकी, यहां पर x, ठीक है, कॉस ओमेगा की वैल्यू 120 डिग्री प्लस y साइन ओमेगा की वैल्यू 120 डिग्री एंड विच इज इक्वल टू 4। दिस इज द नॉर्मल फॉर्म, ठीक है। ये मेरे पास जनरल फॉर्म दी थी, जनरल इक्वेशन थी जिसे मैंने नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया, ठीक है। ये आया समझ में, ये क्या आपके पास नॉर्मल फॉर्म, ओके, ठीक है। देखो सेकंड पार्ट, आपको इसे रिड्यूस करना नॉर्मल फॉर्म में, ठीक है यार, इसे नॉर्मल फॉर्म में रिड्यूस करना है, ठीक है। तो मैंने आपको पहले बताया था, ठीक है, कि हमें क्या करना पड़ता है, ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर के स्क्वेयर रूट से डिवाइड करना पड़ेगा बोथ साइड, ठीक है। जब मेरे पास इक्वेशन क्या है ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी, अगर ये मेरे पास जनरल इक्वेशन है, ठीक है, या तो इज इक्वल टू क्या था मेरे पास -c, तो अगर हम बोथ साइड ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर के स्क्वेयर रूट से डिवाइड कर दें तो ये मेरे पास नॉर्मल फॉर्म बन जाती है, ठीक है, बन जाती है नॉर्मल फॉर्म, ठीक है। नॉर्मल फॉर्म है क्या आपके पास, x cos ओमेगा प्लस y sin ओमेगा इज इक्वल टू p, ओके।
तो देखो पहले तो आप इसे ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी की इक्वेशन में फॉर्म करो। तो देखो इसे मैं y इज इक्वल टू 2 लिख सकता हूँ। क्या इसे मैं 0x प्लस वाई इज इक्वल टू 2 लिख सकता हूँ? x की टर्म नहीं है तो मैंने 0x लिख लिया, एक ही बात है। अब इसे जनरल इक्वेशन के साथ कंपेयर करो, ए एक्स प्लस बी वाई इज इक्वल टू माइनस सी के साथ। ठीक है, तो a की वैल्यू यहाँ पर मेरे पास 0 आ रही है और b की वैल्यू मेरे पास यहाँ पर 1 आ रही है। तो मेरे पास यहाँ पर ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर कितना आ जाएगा, अंडर रूट 0 स्क्वेयर प्लस 1 स्क्वेयर का अंडर रूट विच इज इक्वल टू 1। तो यानी कि इस इक्वेशन को मैं क्या करूंगा, 1 से डिवाइड करूंगा बोथ साइड। तो क्या आ जाएगा 0 अपॉन 1x प्लस वाई अपॉन 1 इज इक्वल टू अपॉन 1। क्या आ गया 0x प्लस 1y इज इक्वल टू वाई आया ना। ठीक है, वाई आया जिसे मैं 1y लिख सकता हूँ, कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, ये चीज आई समझ में, आ जाओ। क्या इक्वेशन है 0x प्लस 1y इज इक्वल टू 2। इसे कंपेयर करो किसके साथ, x cos ओमेगा प्लस y sin ओमेगा इज इक्वल टू p के साथ। तो देखो cos ओमेगा की वैल्यू 0 आ रही है, sin ओमेगा की वैल्यू 1 आ रही है और p की वैल्यू 2 आ रही है। तो cos ओमेगा 0 कब होता है, 90 डिग्री पे। तो ओमेगा कितना आ रहा है यहाँ पर 90। तो यहाँ भी सेम होना चाहिए, देखो एंगल दोनों में सेम बनाने हैं। जैसे पिछले केस में सेम नहीं आया फर्स्ट टाइम, तो हमें वहां सेम करने पड़े थे। ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखनी है आपने। तो यहाँ साइन ओमेगा, साइन की वैल्यू 90 कब होती है, सॉरी 1 कब होती है, साइन 90 डिग्री पर। तो ओमेगा क्या आ गया 90 डिग्री, सेम आ रहा है। तो एंगल तो आ गया मेरे पास 90 डिग्री और परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या आ गया 2। ओके, और नॉर्मल फॉर्म क्या आ जाएगी मेरे पास, x cos ओमेगा इज 90 डिग्री प्लस y sin ओमेगा 90 डिग्री इज इक्वल टू 2। दिस इज द नॉर्मल फॉर्म। ठीक है, ये जनरल फॉर्म थी जिसे हमने नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। ओके, ये चीज समझ में आ गई कैसे करना है। ठीक है, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 का थर्ड पार्ट। इसे आपने नॉर्मल फॉर्म में रिड्यूस करना है। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले तो कंपेयर करो इसे ए एक्स प्लस बी वाई इज इक्वल टू माइनस सी के साथ। ए की वैल्यू 1, बी की वैल्यू -1, सी की हमें जरूरत नहीं है। ठीक है, नॉर्मल फॉर्म लिख लो यहाँ साइड में, एक्स कॉस ओमेगा प्लस वाई साइन ओमेगा इज इक्वल टू पी, क्योंकि हमें पता तो होना चाहिए हमें फाइंड आउट क्या करना है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर निकालेंगे और उससे इक्वेशन 1 को बोथ साइड डिवाइड कर देंगे एंड विच इज इक्वल टू 1 स्क्वायर प्लस -1 का होल स्क्वायर अंडर रूट विच इज इक्वल टू अंडर रूट 2, यानी कि डिवाइडिंग बाय अंडर रूट 2। तो क्या आ जाएगा 1 बाय अंडर रूट 2 एक्स माइनस 1 बाय अंडर रूट 2 y इज इक्वल टू 4 अपॉन अंडर रूट 2। इस इक्वेशन को मैंने अंडर रूट 2 से डिवाइड किया इक्वेशन 1 को। ठीक है, डिवाइड इक्वेशन 1 बाय अंडर रूट 2। ठीक है, ऑन बोथ साइड्स। ठीक है, तो देखो मेरे पास ये अब नॉर्मल फॉर्म बन चुकी है। इसे और सॉल्व कर लो, पहले इसे रैशनलाइज कर लो, नीचे से अंडर रूट हटा लो। क्या आ रहा है मेरे पास, यहाँ पर अंडर रूट रहने दो, यहाँ पर ऐसे ही। ठीक है, ओनली आपने परपेंडिकुलर डिस्टेंस में उसको हटाना है। तो क्या आ जाएगा 4 अंडर रूट 2 अपॉन 2 एंड 2 2 ज़ा 4, यानी कि 2 अंडर रूट 2 आ जाएगा। तो यहाँ पर मैं डायरेक्ट लिख दूँ 2 अंडर रूट 2। ओके, अब आपने इसे क्या करना है, कंपेयर करना है किसके साथ, x कंपेयर विद x cos ओमेगा प्लस y sin ओमेगा इज इक्वल टू p। अगर आप इस इक्वेशन को इसके साथ कंपेयर करोगे तो देखो हमारे पास क्या आ रहा है, cos ओमेगा की वैल्यू क्या आ रही है मेरे पास, cos ओमेगा इज इक्वल टू 1 बाय अंडर रूट 2 एंड sin ओमेगा इज -1 बाय अंडर रूट 2 एंड p इज इक्वल टू 2 अंडर रूट 2। परपेंडिकुलर डिस्टेंस तो आ चुका है, लेकिन हमें ये निकालना है। अब एक चीज देखो, cos ओमेगा पॉजिटिव एंगल है और sin ओमेगा नेगेटिव एंगल है। फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट एंड दिस इज योर फोर्थ क्वाड्रेंट। ठीक है, cos पॉजिटिव और sin नेगेटिव, यहाँ पर सभी पॉजिटिव होते हैं तो यहाँ तो आएगा नहीं, यहाँ sin पॉजिटिव होता है तो यहाँ पर भी नहीं आएगा, यहाँ पर sin और cos दोनों नेगेटिव होते हैं तो हमें तो sin नेगेटिव चाहिए और cos पॉजिटिव चाहिए, तो यहाँ पर भी नहीं आएगा। और फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या होता है हमारे पास,
कॉस पॉजिटिव होता है और साइन नेगेटिव, कॉस पॉजिटिव होता है और साइन नेगेटिव होता है। और यहाँ पर क्या होता है मेरे पास 360 माइनस थीटा। ये चीज समझ में आ गई? लग गया पता एंगल कौन से क्वाड्रेंट में आएगा? ठीक है, आ जाओ। तो देखो ये आ गया कॉस ओमेगा इज इक्वल टू कॉस क्या जाएगा 45 डिग्री, 1/√2 का मतलब कॉस 45। लेकिन हमें कौन से क्वाड्रेंट में एंगल चाहिए? फोर्थ क्वाड्रेंट में। तो कॉस ओमेगा क्या जाएगा? कॉस 360 डिग्री माइनस 45 डिग्री, यानी कि ओमेगा कॉस ओमेगा इज इक्वल टू कॉस 315 डिग्री। इसे मैं रफ कर देता हूँ, इसकी जरूरत नहीं मुझे अब। ठीक है, तो ओमेगा क्या जाएगा 315 डिग्री। अगर यहां से सॉल्व करो तो साइन ओमेगा इज इक्वल टू माइनस साइन 45 डिग्री। तो साइन नेगेटिव इन फोर्थ क्वाड्रेंट, तो साइन 360 डिग्री माइनस 45 क्या आ जाएगा? साइन ओमेगा इज इक्वल टू साइन 315 डिग्री। तो ओमेगा क्या आ गया 315 डिग्री, तभी तो एंगल सेम आया। तो आपसे इन्होंने परपेंडिकुलर डिस्टेंस पूछा तो वो आ जाएगा 2√2 और एंगल पूछा तो 315 डिग्री। और नॉर्मल फॉर्म क्या जाएगी? x cos ओमेगा 315 डिग्री प्लस y sin ओमेगा 315 डिग्री। ठीक है, इज इक्वल टू 2√2। ठीक है, तो ये मेरे पास नॉर्मल फॉर्म आ रही है। आ गया समझ? ठीक है, तो ये था आपके पास थर्ड क्वेश्चन। ओके, देखो क्वेश्चन नंबर 4 बोलते हैं फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट -1, 1 फ्रॉम द लाइन। आपके पास ये लाइन है जिसकी इक्वेशन क्या है आपके पास? 12x + 6 इज इक्वल टू 5y - 2 और आपको डिस्टेंस यहां से निकालना है -1, 1 से। ठीक है, देखो हमने किया था अगर हमारे पास कोई पॉइंट x1, y1 है और जिसका डिस्टेंस हमने निकालना है लाइन ax + by + c इज इक्वल टू 0 से, तो डिस्टेंस हमारे पास आता था ax1 + by1 + c का मोड डिवाइड बाय √a² + b², यही आता था। तो पहले तो हमें इस इक्वेशन को इस फॉर्म में चेंज करना पड़ेगा। तो यहां पर हमारे पास इक्वेशन क्या दी है? इक्वेशन ऑफ लाइन इज 12x + 6 इज इक्वल टू 5 × y - 2। 12 × x + 6 इज इक्वल टू y × y 5 × y - 2। तो क्या आ जाएगा 12x + 72 इज इक्वल टू 5y - 10, यानी कि 12x - 5y। ठीक है, एंड ये यहाँ के ऐड हो गया तो प्लस 82 इज इक्वल टू 0। अब कंपेयर करो इसे ax + by + c इज इक्वल टू 0 के साथ। a की वैल्यू 12, b की वैल्यू -5 और c की वैल्यू 82 और फार्मूले में सब्स्टिट्यूट कर दो। ठीक है, पर ये मुझे थोड़ा लेंथी लगता है, मैं छोटा क्या करूंगा कि डायरेक्ट फार्मूला कैसे यूज करना है। इक्वेशन क्या आ चुकी है? 12x - 5y + 82 इज इक्वल टू 0। तो क्या था? a x का कोफिशिएंट इंटू x1 यही था। तो -1 × 12 डिस्टेंस -1 × 12 -12। ठीक है, प्लस by1 दिस इज b -5 y1 क्या है 1, तो -5 प्लस c इज 82 का मोड डिवाइड बाय a² + b² 12² प्लस -5 का स्क्वायर का स्क्वायर रूट। ये चीज समझ में आई? ओके, अगर आपको ऐसे नहीं करना तो आप फार्मूले में सब्स्टिट्यूट कर लो तो भी ये चीज आएगी। तो d कितना आ गया? -17 + 82 65, तो 65 अपॉन 144। ठीक है, प्लस 13, नॉट 13, इट इज 25 एंड d इज इक्वल टू क्या आ जाएगा मेरे पास? 65 अपॉन 169, 169 का स्क्वायर रूट 13। तो d क्या आ गया मेरे पास? 5 यूनिट्स। तो डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट -1, 1 फ्रॉम द लाइन, इस लाइन से क्या डिस्टेंस आएगा? 5 यूनिट्स आएगा। ये आया समझ में? ठीक है, देखो क्वेश्चन नंबर 5 क्या है मेरे पास दिया है, बोलते फाइंड द पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस। ठीक है, ये आपके पास एक्स एक्सिस है और ये आपके पास वाई एक्सिस है। आपने पॉइंट निकालना एक्स एक्सिस पर हुज डिस्टेंस फ्रॉम द लाइन, इस लाइन से, जिसका डिस्टेंस इस लाइन से, यानी कि ये लाइन कुछ ऐसे बनेगी। दिस पॉइंट इज 3, 0 एंड दिस पॉइंट इज
0,4, ठीक है, R 4 यूनिट। फाइंड द पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस, आपने एक्स एक्सिस पर पॉइंट निकालना है, ठीक है। अब वो पॉइंट कहीं भी हो सकता है, ठीक है। हुज डिस्टेंस फ्रॉम द लाइन इज R 4 यूनिट, मान लो वो पॉइंट यहाँ पर है जिससे इस लाइन का डिस्टेंस क्या है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या है, 4 यूनिट है। तो ये पॉइंट क्या आ जाएगा मेरे पास, x1, x1, 0, ठीक है ना, ऐसे आएगा ना पॉइंट। दिस इज अ पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस, इसका डिस्टेंस निकालना है किस लाइन से, x/3 प्लस y/4 इज इक्वल टू 1, ये लिखा है। फाइंड द पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस पर पॉइंट निकालो। एक्स एक्सिस पर क्या पॉइंट आएगा, y कोऑर्डिनेट 0 आ जाएगा, एक्स एक्सिस पर पॉइंट आ गया। हुज डिस्टेंस, जिसका डिस्टेंस जो है फ्रॉम द लाइन, इस लाइन से, ठीक है, कितना है 4 यूनिट। ये कितना दिया मेरे पास, 4 यूनिट्स दिया है, यानी कि डी की वैल्यू दी है मेरे पास। तो आपने यहां से डिस्टेंस, आपने यहां से x1 निकालना है, ठीक है। तो मैं वही फार्मूला यूज करूंगा, कौन सा, d इज इक्वल टू क्या था, ax1 प्लस by1 प्लस c का मॉडुलस डिवाइड बाय अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो सबसे पहले इसे जनरल इक्वेशन में कन्वर्ट कर लो, करना तो करो, नहीं करना तो वो भी चलेगा, ठीक है। तो आप ऐसे रहने दो, बोलने का मतलब कि एलसीएम लेके सॉल्व कर लो। अगर एलसीएम लेके सॉल्व नहीं करना है तो ए की वैल्यू 1/3 आएगी, बी की वैल्यू 1/4 आएगी और सी की वैल्यू -1 आएगी। पर मैं क्या करूंगा, मैं इसे सॉल्व कर लूंगा। 4x प्लस 3y इज इक्वल टू 12, यानी कि -12 इज इक्वल टू 0। तो ए की वैल्यू 4 आ रही है, बी की वैल्यू 3, इसे मैं ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0 के साथ कंपेयर कर रहा हूँ। ए की वैल्यू 4, बी की वैल्यू 3 एंड सी की वैल्यू -12 आ रही है। उठाओ यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दो, तो d इज इक्वल टू, डी कितना है मेरे पास 4, डी की वैल्यू 4 है, एंड 4 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, ax1, 4 इंटू x1, 3 इंटू 0 0, -12 का मॉडुलस डिवाइड बाय क्या आ जाएगा, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, 4 स्क्वायर, ठीक है, 4 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर का अंडर रूट, 4 4 16 प्लस 9 25, यानी कि ये क्या आ जाएगा 5। तो देखो क्या आ रहा है मेरे पास, 4 इज इक्वल टू 4x1 -12 अपॉन 5, यही आ रहा है, ठीक है, ये 5 आ गया। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, 20 इज इक्वल टू 4x1 -12, यहाँ के ऐड हो गया, ठीक है। तो क्या आ जाएगा यार, पर यहाँ पर एक चीज देखो, यहाँ एक चीज देखो, यहाँ से हमने मोड हटाया, मोड का मतलब है यहाँ क्या आएगा, प्लस माइनस साइन आएगा, ये तो हमने किया ही नहीं, ठीक है। मोड का मतलब ये ना, मोड के अंदर देखो x की वैल्यू, x1 की वैल्यू मुझे नहीं पता है, ठीक है, x1 की वैल्यू मुझे नहीं पता है, तो मोड के अंदर नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव नंबर भी हो सकता है। तो मैं मोड हटा लूँ, मैं प्लस माइनस दोनों लिख रहा हूँ, ठीक है ना। देखो 4 की वैल्यू भी 4 होती है, मोड 4 की, और -4 मोड का भी हम 4 लिखते हैं, ठीक है। तो जब मोड के अंदर 4 लिखा है, मैं मोड घटाऊं तो मुझे क्या पता कि क्या वैल्यू आएगी, ठीक है। अगर x लिखा है, x का मोड हटाऊंगा तो मुझे क्या पता क्या वैल्यू आएगी। तो यहाँ पर मैंने क्या लिखा, प्लस माइनस, यानी कि प्लस या माइनस दोनों कुछ भी हो सकती है। तो क्या आ जाएगा, 20 इज इक्वल टू प्लस माइनस 4x1 -12, यानी कि 20 इज इक्वल टू 4x1 -12, और दूसरी क्या आ जाएगी, 20 इज इक्वल टू -4x1 -12, एक बार प्लस के साथ एक बार माइनस के साथ। तो क्या गया, 32 इज इक्वल टू 4x1 एंड 8 इज इक्वल टू x1, ठीक है। और यहाँ क्या जाएगा, 20 इज इक्वल टू -4x1 प्लस 12, तो 4x1 यहाँ पर पॉजिटिव, वहां गया -8 एंड x1 इज इक्वल टू -2। ये चीज आई समझ में। अब देखो, तो पॉइंट क्या जाएंगे, तो 2 पॉइंट आएंगे, x1, 0, यानी कि एक 8 0 पॉइंट होगा और दूसरा -2, 0 पॉइंट होगा। तो 2 पॉइंट्स होंगे, ठीक है। तो ये 2 पॉइंट्स होंगे जहां से, ठीक है, ये 8, 0 एंड -2, 0, ये 2 पॉइंट्स होंगे जहां से इस लाइन का जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो 4 यूनिट्स आएगा, ठीक है। ये चीज आई समझ में, ओके। देखो क्वेश्चन नंबर 5 बोलते हैं फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द पैरेलल लाइंस। ये 2 पैरेलल लाइंस दी हैं, इनके बीच में आपने डिस्टेंस निकालना है। देखो जब मेरे पास इक्वेशन थी ax प्लस by प्लस c1 इज इक्वल टू 0
एंड ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी टू इज इक्वल टू 0, ये टू पैरेलल लाइंस थी, तो मेरे पास डिस्टेंस क्या था, C1 माइनस C2 का मोड डिवाइड बाय अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, तो यहां से कंपेयर करो पहले तो, ए की वैल्यू 15, बी की वैल्यू 8 दोनों में, और C1 की वैल्यू -34 और C2 की वैल्यू 31, सब्सिट्यूट कर दो निकल जाएगा। D इज इक्वल टू C1 -34 माइनस C2 -31 का मोड डिवाइड बाय अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, एंड 15 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर का अंडर रूट, एंड D इज इक्वल टू मोड ऑफ -65 डिवाइड बाय 225 प्लस 64, यानी कि क्या गया 65 अपॉन 289 का स्क्वायर रूट, यानी कि क्या गया 65 अपॉन 17 यूनिट्स। तो ये आ गया मेरे पास डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस। आया समझ में? ठीक है, आ जाओ इसका सेकंड पार्ट कर लेते हैं। तो सिंपल था, हमने डायरेक्ट फार्मूले में ही सब्स्टिट्यूट किया, लेकिन फार्मूले आपको पता होंगे तब, अदरवाइज मुश्किल हो जाएगी। ठीक है, देखो जो इसका सेकंड पार्ट है वो है आपके पास x प्लस वाई एल इंटू एक्स प्लस वाई इंटू पी इज इक्वल टू 0 एंड L इंटू एक्स प्लस वाई माइनस आर इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये प्लस पी इज इक्वल टू 0 है। ठीक है, तो देखो पहले तो इसको लिख लो, क्या आ जाएगा एल एक्स प्लस एल वाई प्लस पी इज इक्वल टू 0 एंड एल एक्स प्लस एल वाई माइनस आर इज इक्वल टू 0। अगर आप इन्हें इक्वेशंस को कंपेयर करो किसके साथ, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी वन इज इक्वल टू 0 एंड ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी टू इज इक्वल टू 0 के साथ, तो देखो ए की वैल्यू एल आ रही है, बी की वैल्यू भी एल ही आ रही है, C1 P आ रहा है एंड C2 मेरे पास आ रहा है माइनस आर। तो क्या था फार्मूला, D इज इक्वल टू C1 माइनस C2 का मॉडल्स डिवाइड बाय अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यही था। तो देखो क्या आ जाएगा, विच इज इक्वल टू C1 इज P माइनस C2 माइनस आर का मॉड डिवाइड बाय ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एल स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर का स्क्वायर रूट। ठीक है, नाउ विच इज इक्वल टू पी प्लस आर का मॉडुलस डिवाइड बाय क्या जाएगा 2l स्क्वायर, यानी कि अंडर रूट 2l, यही आएगा। ठीक है, ओके, डिस्टेंस की बात हो रही है तो ये क्या जाएगा मेरे पास 1 बाय अंडर रूट 2। अब हमें इनकी वैल्यू नहीं पता है, तो मैं क्या लिख रहा हूँ पी प्लस आर अपॉन एल का मैग्नीट्यूड, ये मेरे पास आ जाएगा डिस्टेंस बिटवीन दीज टू लाइंस। ओके, देखो बोलते हैं कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन। आपने एक लाइन की इक्वेशन निकालनी है। ठीक है, इस लाइन की इक्वेशन निकालनी, मान लो एल लाइन की इक्वेशन निकालनी है विच इज पैरेलल टू द लाइन। ये जो लाइन है इस लाइन के पैरेलल, जिसकी इक्वेशन क्या है 3x माइनस 4y प्लस 2 इज इक्वल टू 0। आपने इस लाइन की इक्वेशन निकालनी है जो इस लाइन के पैरेलल है। तो देखो पैरेलल का मतलब है इसका स्लोप अगर m1 है, इसका स्लोप m2 है, तो m1 और m2 तो इक्वल होंगे। ठीक है, तो यानी कि इस लाइन का मुझे स्लोप मिल जाएगा। ठीक है, और लेकिन पासिंग थ्रू द पॉइंट, और ये जो लाइन है वो पास कर रही है -2, 3 से, तो देखो मुझे पॉइंट भी मिल गया x1, y1 मिल गया पॉइंट, और मुझे स्लोप भी मिल जाएगा जो कि m2 के इक्वल होगा। ठीक है, तो पॉइंट भी है स्लोप भी है, तो मैं यहाँ पर पॉइंट स्लोप फॉर्म का यूज कर लूंगा। ठीक है, और पॉइंट स्लोप फॉर्म क्या होती है मेरे पास, y माइनस y1 इज इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस x1। ठीक है, तो देखो सबसे पहले तो इस लाइन का स्लोप निकाल लो, तो 3x प्लस 2 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 4y। ठीक है, 3x माइनस 4y प्लस 2 0 है, ये आ जाएगा, एंड 3/4 x प्लस 2/4 इज इक्वल टू y। तो इसे कंपेयर करो स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म के साथ, y इज इक्वल टू mx प्लस c के साथ, तो m क्या आ गया 3/4। ठीक है, ये m2, तो m2 3/4 है, इसका मतलब m1 भी 3/4 होगा, क्योंकि लाइंस पैरेलल हैं तो स्लोप इक्वल होंगे। ठीक है,
तो ये क्या आ जाएगा y माइनस वाई वन 3 इज इक्वल टू m1 यानी कि 3/4 इंटू एक्स माइनस एक्स वन, तो +2 हो जाएगा क्योंकि यहाँ -2 था, माइनस माइनस प्लस, क्रॉस मल्टीप्लाई करो क्या आ गया 4y माइनस 12 इज इक्वल टू 3x प्लस 6 यानी कि 4y इज इक्वल टू 3x प्लस 18। दिस इज द इक्वेशन ऑफ लाइन। या तो फिर 4y माइनस 3x माइनस 18 इज इक्वल टू 0, या तो फिर और 3x माइनस 4y प्लस 18 इज इक्वल टू 0। 3x को यहाँ ले गया, ठीक है, 3x को यहाँ ले गया और 18 को भी यहाँ ले गया, ठीक है। अगले केस में क्या किया मैंने, 4y को वहां ले गया, तो 3x माइनस 4y प्लस 18 इज इक्वल टू 0। तो ये सभी इक्वेशंस, ठीक है, आप कोई भी इक्वेशन लिख सकते हो। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 8 बोलते हैं फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन, ठीक है, परपेंडिकुलर टू दिस लाइन। आपने एक लाइन की इक्वेशन निकालनी है, इस लाइन की इक्वेशन निकालनी है जो इस लाइन पर परपेंडिकुलर है, यानी कि ये x माइनस 7y प्लस 5 इज इक्वल टू 0, ठीक है। इस लाइन की इक्वेशन निकालो, ठीक है, जो इस लाइन पर परपेंडिकुलर है। तो एक बात देखो, अगर इसका स्लोप m1 है, इसका स्लोप m2 है, तो m1 इंटू m2 इज इक्वल टू -1 when two lines are perpendicular, when two lines are perpendicular then the product of their slope is equal to -1। इसका यूज करके मेरे पास स्लोप आ जाएगा, ठीक है। और लिखा है एंड हैविंग एक्स इंटरसेप्ट, यानी कि ये जो लाइन है, ठीक है, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, ये जो लाइन है ये एक्स एक्सिस को काट रही है, पता नहीं कैसे जा रही, जैसे भी जा रही है, लेकिन ये जो एक्स एक्सिस को काट रही है किस डिस्टेंस पर काट रही है, एक्स इंटरसेप्ट इज 3, ये डिस्टेंस 3 दी है। इसका मतलब ये जो पॉइंट होगा वो क्या होगा 3,0। मान लो ये पॉइंट है 3,0, ठीक है। तो देखो यहाँ पर मेरे पास पॉइंट भी है, स्लोप भी है, तो पॉइंट स्लोप फॉर्म में यूज कर सकता हूं यहाँ पर। ओके, आया समझ में? क्या लिखा था आपने, ए बी लाइन की इक्वेशन निकालनी है जो सी डी लाइन पर परपेंडिकुलर है, जहां से मेरे पास m2 आ जाएगा इस कंडीशन का यूज करके, क्योंकि हमें पता है व्हेन टू लाइंस आर परपेंडिकुलर देन द प्रोडक्ट ऑफ देयर स्लोप इज इक्वल टू -1, ठीक है, आ जाएगा। फिर उसके बाद लिखा है कि एक्स इंटरसेप्ट, और इसका जो एक्स इंटरसेप्ट है यानी कि ए बी लाइन एक्स एक्सिस को एक्स इंटरसेप्ट यानी कि एक्स एक्सिस को कहां पर काट रही है, एट अ डिस्टेंस ऑफ 3 यूनिट्स, यानी कि इस पॉइंट कोऑर्डिनेट क्या जाएंगे, अगर एक्स एक्सिस पर काट रही है तो वाई की वैल्यू 0, तो ये क्या आ जाएगा 3,0, ठीक है, आया समझ में? तो मेरे पास पॉइंट भी दिया है, यानी कि x1, y1 इज इक्वल टू 3,0 दिया है, और यहां से स्लोप निकाल लो, x माइनस 7y इज प्लस 5 इज इक्वल टू 0, तो x प्लस 5 इज इक्वल टू 7y, पॉजिटिव हो गया भाई, 7 से डिवाइड कर दो तो 1/7x प्लस 5/7 इज इक्वल टू y। इसे कंपेयर कर लो स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म से, तो m की वैल्यू क्या आ गई 1/7, ठीक है, यानी कि ये m1 था तो m1 कितना आ गया 1/7, ठीक है। तो देखो क्या कंडीशन है, m1 इंटू m2 इज इक्वल टू -1, तो 1/7 इंटू m2 इज इक्वल टू -1, तो m2 कितना आ गया मेरे पास -7, यानी कि इस लाइन का स्लोप मेरे पास आ गया -7। तो स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, सॉरी पॉइंट स्लोप फॉर्म का यूज कर लो, y माइनस y1 इज इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस x1, तो y माइनस y1 0 इज इक्वल टू m इज -7 एंड x माइनस x1 इज 3, तो y इज इक्वल टू -7x प्लस 21, तो इसको वहां ले जाओ क्या आ जाएगा 7x प्लस y माइनस 21 इज इक्वल टू 0। दिस इज द इक्वेशन ऑफ लाइन विच इज परपेंडिकुलर टू द लाइन सी डी। ये चीज आई समझ में, ठीक है। देखो क्वेश्चन नंबर 9 बोलते हैं फाइंड द एंगल्स बिटवीन दीज टू लाइन। देखो एक लाइन ऐसे एक लाइन ऐसे कट करती है, तो एंगल बिटवीन दीज टू लाइंस क्या होगा, ये L1 ये L2, क्या होगा, ये होगा थीटा, यही होगा, ठीक है। पर एक चीज देखो, ये तो है इन दोनों लाइंस के बीच में एंगल, ठीक है, लेकिन ये भी तो हो सकता है, ये भी तो L1 ही है, ये भी L1 ही है, ये भी L2 है, ठीक है, तो ये भी L1 है ये भी L2 है, या तो ये एंगल होगा या तो ये एंगल होगा, तो ये बिल्कुल स्ट्रेट लाइन है, ये पूरा एंगल 180 है, ये थीटा है, तो ये क्या आ जाएगा 180 डिग्री माइनस थीटा, तो ये दो एंगल पॉसिबल है मेरे पास, ठीक है। आ जाओ इन्हें हम निकालते हैं। देखो एंगल बिटवीन टू लाइंस क्या होता है, हमने किया हुआ है tan थीटा इज इक्वल टू m2 माइनस m1 अपॉन 1 प्लस m1 m2 का मोल,
यही होता है एंगल बिटवीन टू लाइंस, ठीक है। ओके, तो आ जाओ, फर्स्ट इक्वेशन क्या है, √3x प्लस वाई इज इक्वल टू 1। तो यहां से y की वैल्यू क्या आ जाएगी, -√3x प्लस 1, ठीक है। तो यानी कि m1 कितना आ गया मेरे पास, -√3, ठीक है। नाउ सेकंड इक्वेशन इज x प्लस √3y इज इक्वल टू 1। तो √3y इज इक्वल टू क्या जाएगा, -x प्लस 1, x वहां जाके नेगेटिव और 1 तो प्लस का ही था, ठीक है। एंड y इज इक्वल टू -1/√3x, ये √3 वहां जाके डिवाइड हो गया, एंड प्लस 1/√3। तो यानी कि मेरे पास ये m2 की वैल्यू क्या आ जाएगी, यानी कि स्लोप ऑफ सेकंड लाइन इज दिस। ये चीज समझ में आ गई। आगे m1 m2 इसमें सब्स्टिट्यूट कर दो, ठीक है। तो देखो tan थीटा इज इक्वल टू m2 इज -1/√3, ठीक है, माइनस m1 माइनस माइनस प्लस, तो प्लस √3 का मोलस डिवाइड बाय 1 प्लस m1 इंटू m2, यानी कि प्लस माइनस √3 इंटू -1/√3, √3 से √3 कट गया, तो tan थीटा क्या आ गया मेरे पास, ऊपर एलसीएम आ रहा है मेरे पास √3, तो -1 प्लस 2 डिवाइड बाय माइनस माइनस प्लस 1 प्लस 1, ठीक है। तो tan थीटा, ये 2 कहां से आ गया, तो 3 आया, ठीक है। तो tan थीटा इज इक्वल टू 2 अपॉन, ये क्या जाएगा 2, तो ये क्या जाएगा 2/√3। ये चीज समझ में आ गई। तो मेरे पास tan थीटा क्या आ जाएगा, 1/√3 का मॉडुलस, यानी कि tan थीटा इज इक्वल टू 1/√3, यानी कि tan थीटा की वैल्यू 1/√3 की होती है tan 30 डिग्री पर, ठीक है। तो थीटा कितना आ गया, 30 डिग्री। अगर ये एंगल 30 है तो दूसरा एंगल क्या होगा, 0 कहां से गया 30, तो दूसरा एंगल क्या आएगा, एंड 180, एंड थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 30 डिग्री विच इज इक्वल टू 150 डिग्री। तो दो एंगल आएंगे, या तो 30 डिग्री होगा या तो 150 डिग्री होगा, ठीक है। ये चीज आई समझ में, क्योंकि थीटा, अगर देखो एंगल की बात कर रहे हैं, इस एंगल की बात कर रहे हैं कि इस एंगल की, हमें नहीं पता, और वैसे लिखा फाइंड द एंगल्स, तो यानी कि ये एंगल या तो फिर ये एंगल, ठीक है। तो जो आपने यहाँ पर पॉजिटिव के साथ लिया है 30 डिग्री आया है, ठीक है। तो ये 30 डिग्री, दूसरा एंगल क्या होगा 180 माइनस 30। ये चीज आई समझ में, क्योंकि ये पूरा क्या है 180, तो ये दो एंगल्स होंगे, आया समझ में, ठीक है। देखो क्वेश्चन नंबर 10 बोल रहे हैं कि द लाइन थ्रू द पॉइंट 4h,3 एंड 4,1 इंटरसेक्ट द लाइन दिस एट राइट एंगल, यानी कि एक लाइन ऐसे है, ठीक है, ये जो h,3 से पास कर रही है और 4,1, और दूसरी लाइन ये है जो आपस में इंटरसेक्ट कर रही है, ऐसे ऐसे इंटरसेक्ट कर रही है। इस लाइन की क्वेश्चन क्या, 7x माइनस 9y माइनस 19 इज इक्वल टू 0, राइट एंगल पर कर रही है इंटरसेक्ट, फाइंड द वैल्यू ऑफ h। देखो क्या दिया इन्होंने, ध्यान से देखो, बोले कि ये जो दो लाइंस हैं जो h,3 4,1 से पास कर रही है, ये लाइन l, और जो दूसरी लाइन है लाइन m, ये, ठीक है, वो एक दूसरे के साथ इंटरसेक्ट कर रही है 90 डिग्री पर, यानी कि बोल रहे हैं कि ये दोनों लाइंस क्या हैं, आपस में परपेंडिकुलर हैं। अब देखो परपेंडिकुलर हैं तो इसका मतलब इन दोनों के लाइन का स्लोप का प्रोडक्ट, यानी कि m1 इंटू m2 क्या होगा, -1 होगा, यानी कि इस कंडीशन का यूज हम करेंगे और h की वैल्यू निकालेंगे। आया समझ में। देखो और तो मेरे पास कोई कंडीशन दी नहीं है, इन्होंने एक ही कंडीशन दी है कि राइट एंगल है, ठीक है, द एंगल बिटवीन लाइन l एंड द लाइन, ये n रख लो, एंड द लाइन n, ठीक है, ओके। द एंगल, ये जो है लाइन l और जो लाइन n है, ये दोनों राइट एंगल पर कट कर रही हैं, मतलब दोनों लाइंस आपस में परपेंडिकुलर हैं। अगर लाइंस परपेंडिकुलर है तो क्या कंडीशन आती है हमारे पास, प्रोडक्ट ऑफ स्लोप ऑफ देयर, ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ देयर स्लोप इज इक्वल टू -1 आती है, तो हम इस कंडीशन का यूज करेंगे, ठीक है। तो देखो पहले इस लाइन का स्लोप निकाल लो, ठीक है, यानी कि 7x माइनस 9y माइनस 19 इज इक्वल टू 0, तो 7x माइनस 19 इज इक्वल टू 9y, पॉजिटिव हो जाएगा 9y, तो 9 को यहां ले जाओ तो 7/9x माइनस 19/9 इज इक्वल टू y।
कंपेयर करो इसको स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म के साथ, तो m कितना आ गया, यानी कि स्लोप है ये m2, ठीक है, m2 लिया ना, तो m2 के साथ कंपेयर करो m2x प्लस c इक्वल टू y के साथ, तो m2 की वैल्यू क्या आ जाएगी मेरे पास 7/9। अब मुझे m1 निकालना है, यानी कि इस लाइन का स्लोप, तो m1 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा y2, ठीक है, y2 1 माइनस 3/4 माइनस h, यही होता है स्लोप। when 2 points are given x1 y1 and x2 y2 are given, then the slope is equal to y2 minus y1 upon x2 minus x1 होता है। इसी फार्मूले का यूज किया, तो m1 क्या गया मेरे पास -2/4 माइनस h, ठीक है। अब हम इसे यहां पर यूज करेंगे इन दोनों को, ठीक है, तो m1 इज -2/4 माइनस h इंटू 7/9 m2 की वैल्यू विच इज इक्वल टू -1। ये चीज आई समझ में? देखो मैंने पहले इस लाइन का स्लोप निकाल लिया जो कि ये आ गया, अब मैंने लाइन एल का स्लोप निकाल लिया जो कि मेरे पास m1 ये आ गया। अब दोनों परपेंडिकुलर हैं, तो मैं क्या लिखूंगा यहां पर, क्या लिखूंगा, नो टू लाइंस, ठीक है, लाइन एल एंड एन आर परपेंडिकुलर, ठीक है, देयरफॉर m1 इंटू m2 इज इक्वल टू -1 होगा, ठीक है। तो m1 की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो, -2/4 माइनस h इंटू 7/9 इज इक्वल टू -1, माइनस से माइनस कट गया, 7 2 14, ठीक है, अपॉन 36 माइनस 9h इज इक्वल टू 1, यही आ रहा है, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करने पर क्या आएगा, 14 इज इक्वल टू 36 माइनस 9h, 9h को यहां ले जाओ, पॉजिटिव हो गया, एंड 36 माइनस 14, यानी कि 9h इज इक्वल टू 22, एंड h की वैल्यू क्या आ जाएगी 22/9, ठीक है। तो ये आ गई मेरे पास h की वैल्यू, आया समझ में? ठीक है।